नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखते हैं सबसे पहले। An extensive property of the system is that which depends upon the amount of substance or substance present in the system. Okay? कहने का क्या मतलब है कि extensive properties वो properties है जो क्या होती है, सिस्टम में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है इस पर डिपेंड करती है, या फिर कहे कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया गया है उस सिस्टम के लिए, उस पर डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या गहन गुण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है मास, वॉल्यूम और एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका डेल ई, डेल एस, डेल एच। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी एनर्जीज का फॉर्म है। ओके, और ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिस्टम इज दैट independent of amount of substance present in the system। ठीक है, मतलब कि जो सिस्टम में जितना भी सब्सटेंस है उस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। सिस्टम में जो भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? एग्जाम्पल देखें इसके तो क्या होंगे, एग्जाम्पल है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा टेम्परेचर जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है। एक जो क्या कहते हैं कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है, उसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है। उसमें ये नहीं होता है कि ज्यादा अमाउंट लिया है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं है। वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से प्रेशर होता है। प्रेशर भी क्या है, हर गैस का जैसे आपको अलग अलग गैस दे दी जाए, ठीक है, आपको मान लो 2 मोल H2 गैस दे दी, 2 मोल जो है वो O2 गैस दे दी, ठीक है, और CO2 गैस दे दी 2 मोल। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 2 मोल CO2, 2 मोल O2 और H2 दी है तो इन सबका प्रेशर सेम होगा, नहीं। हर गैस का प्रेशर अलग अलग होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, इन गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। ये कितनी मात्रा में लिया गया है उस पर ये प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसी तरीके से डेंसिटी भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v, है ना। अब क्या है, m भी हमारा मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव किसके बराबर हो जाता है, इंटेंसिव के बराबर हो जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बराबर होता है। तो डेंसिटी भी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये भी जो है उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो सब्सटेंस कैसा है। ओके, इसके अलावा जो है विस्कोसिटी भी है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो अपवर्तनांक होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अपवर्तनांक होते हैं, आपने पढ़े होंगे, वो भी क्या है, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने लिक्विड क्या लिया है, आपने भले 1 लीटर लिक्विड लिया हो कि आपने भले 10 ml लिया हो लिक्विड, उसका उस पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस टेंशन फिक्स होता है अलग अलग टेम्परेचर पे, समझे। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, तो पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स होता है। वो उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट लिया है तो कितना सरफेस टेंशन आएगा, राइट। तो ये सरफेस टेंशन भी क्या होता है, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, विशिष्ट ऊष्मा भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी
है, राइट। तो यहाँ पे ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हीट और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू। नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, हम स्टार्ट करेंगे अब नेचर ऑफ वर्क एंड हीट की हीट और वर्क का नेचर किस तरह का होता है, हीट और वर्क बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड इट इज अकम्पनीड बाय चेंज इन एनर्जी। ठीक है, द चेंज इन एनर्जी में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क एंड लाइट। क्या कह रहा है कि एक सिस्टम जो है वो ए से बी में जा रहा है। मान लो ये इस सिस्टम की दो फेज है, मान लो। ठीक है, एक सिस्टम मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है और इस फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने के दौरान जो है वो क्या हुआ है, एनर्जी में चेंज हुआ है। तो ये एनर्जी में चेंज जो है वो किस तरह से अपीयर हो सकता है, वो हीट की फॉर्म में अपीयर हो सकता है एनर्जी में चेंज, वो वर्क की फॉर्म में अपीयर हो सकता है, वो लाइट की फॉर्म में भी अपीयर हो सकता है। तो एक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस दौरान जो है उसकी एनर्जी में परिवर्तन होता है और वो एनर्जी में परिवर्तन हीट, वर्क या लाइट की फॉर्म में अपीयर होती है। ठीक है, अब जो ये एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 न्यूटन इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि ये जो एनर्जी है जो चेंज हो रही है, एनर्जी की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है, वो जूल होती है। और ये जो है वर्क डन, ये जूल में जो वर्क डन हुआ है, जूल भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है, लाइट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो ये जो वर्क डन यहाँ पे होगा वो किस वजह से होगा, ये 1 न्यूटन रेजिस्टेंस डेवलप होगा मूव थ्रू अ डिस्टेंस। जब आपका सिस्टम ए से बी में जाएगा यानी कि अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसमें 1 न्यूटन का रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो कि किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी हीट भी हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म हीट भी हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म वर्क भी हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म लाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी, इन तीनों की यूनिट भी जूल हो सकती है। ये सब क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल आपका बराबर होता है 1 nm के। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 nm के बराबर होता है। यहाँ पर क्लियर हो गया क्यों होता है ये। एक सिस्टम 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा या फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर उसे कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, अगर 1 न्यूटन का रेजिस्टेंस फेस करना पड़े तो इसका सिंपल मतलब है कि वहां एनर्जी या फिर जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, 1 nm के बराबर हुआ है। और वर्क क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो वो 1 nm किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर होगा। क्लियर हो गया, ये एनर्जी और वर्क के बीच में जो दोनों एक ही है। ठीक है, ये बस उसकी अलग अलग फॉर्म है, राइट। दोनों के बीच में रिलेशन, जूल इज इक्वल टू nm, 1 जूल इज इक्वल टू 1 nm होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, n का मतलब है यहाँ पे न्यूटन और m का मतलब है मीटर। ओके, अब देखते हैं कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जेम्स पी जूल, जिसके आधार पर ही हमने एक यूनिट डिसाइड करी एनर्जी की, जूल। ओके, जूल के नाम पर ही है ये यूनिट। जेम्स पी जूल जो कि कब से कब तक थे, 1818 से 1889, शोर इन द 1850। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था 1818 में जन्म हुआ था और 1889 में जो है ये इनका डेथ हुआ था। ठीक है, एक्सपायर हुए थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया था 1850 में, that there is a definite relationship mechanical work done
W and heat produce H। इन्होंने क्या किया था 1850 में, जो वर्क डन है W और जो हीट होती है H, आगे जाके इस H का मतलब कुछ और होगा, तो इसे बस यहीं पर छोड़ देना, दिमाग यहीं पे पढ़ के यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। याद रखना W इज प्रोपोर्शनल टू H, यहाँ पे H क्या है, हीट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया 1850 में, वर्क डन और हीट के बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया या उसको फिर डिस्कस किया। उनके अनुसार वो क्या कहते थे कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी कि जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, यानी आप जितनी हीट दोगे या फिर आप जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना ही वर्क डन हुआ है, ठीक है। हीट के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि कार्य कितना हुआ है, राइट। तो जितना मैकेनिकल वर्क होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, H प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, क्या यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जूल, ठीक है। ये जूल का क्या मतलब है, यहाँ पे जूल है आपका जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ओके, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इस जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 4.184 जूल्स। इस जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है, 4.184 जूल, ठीक है। और ये 4.184 जूल किसके बराबर होता है, ये 1 कैलोरी के बराबर होता है। यहाँ देखो 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, 4.184 जूल के बराबर होगा, ठीक है। और ये आगे अगर अर्ग में आपको इसको यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं 4.185 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये सब क्या है, 1 कैलोरी इसके बराबर है और ये दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 4.184 जूल मैकेनिकल वर्क से 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स के बारे में पता चल गया होगा, इनके बीच में रिलेशन पता चल गया होगा, वर्क और हीट के बीच में रिलेशन पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि वर्क और हीट का यहाँ नेचर क्या होता है, राइट। अब देखते हैं कि हीट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो। थोड़ा बहुत देखो, हीट को डिफाइन कर सकते हो आप जैसे कि व्हेन टू सिस्टम हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, दो सिस्टम है आपके पास मान लो, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं विद ईच अदर, द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वार्म सिस्टम टू कोल्ड सिस्टम, जो गर्म है वहां से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी कहाँ पे, जो ठंडा है उस सिस्टम में। क्लियर है इतना, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि दो सिस्टम है जिनके टेम्परेचर अलग अलग है, अगर उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाया जाए, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक लाया जाए, तो हीट ट्रांसफर होती है या फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है गर्म वाले सिस्टम से ठंडे वाले सिस्टम की तरफ। तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ये एनर्जी का ये फॉर्म जो ट्रांसफर हुआ है, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी हीट कहलाती है। वही एनर्जी क्या कहलाती है, यहाँ पे हीट कहलाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हीट की डेफिनेशन की हीट क्या होती है, राइट, नोन एज हीट। अब देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क हम कह रहे हैं कि व्हेन एफ फोर्स इज इम्पोज्ड ऑन अ बॉडी, अगर मान लो कि ये एक बॉडी है आपके पास, इस पर आप एफ फोर्स अप्लाई करते हो या इम्पोज करते हो, ठीक है, इम्पोज ऑन अ बॉडी, इट कवर्स एल डिस्टेंस, ये क्या करता है, एल डिस्टेंस कवर कर लेता है। अगर एफ फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पे तो ये क्या करेगा, एल डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस एल डिस्टेंस को कवर करने में जो वर्क हुआ है
वो किसके बराबर होगा, वो W इज इक्वल टू F इंटू L के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये एक तरह से बता सकते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क जो आपका होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड होता है, दोनों फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड होता है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्क, दिस वर्क इज नोन एज मैकेनिकल वर्क and the SI unit is जूल। ठीक है, ये जो वर्क होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एक मैकेनिकल वर्क होता है। ओके, और ये वर्क की यूनिट भी जूल होती है। जिस तरह हीट की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एनर्जी की ही डिफरेंट फॉर्म्स है। क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसलिए इन दोनों की यूनिट भी जूल होगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट होती है, अलग अलग यूनिट्स होती है, पर वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ये याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कहीं पर भी लिखा आए कि सिस्टम पर काम हुआ है, हिंदी में कहे इसे तो सिस्टम पर, जहां पर भी आए सिस्टम पर काम हुआ है तो वो कार्य कैसा होगा, वो कार्य पॉजिटिव होगा। इंग्लिश में कहे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो वो वर्क कैसा होगा, वो वर्क आपका होगा पॉजिटिव वर्क। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर वर्क डन सिस्टम के द्वारा वर्क हुआ है, द्वारा तो नेगेटिव, सिस्टम पर वर्क हुआ है तो पॉजिटिव। या इंग्लिश में कहे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव से शो करेंगे, राइट। चलो, अभी हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क इज पाथ फंक्शन, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही कि हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। वी कैन गेट एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ बोथ हीट एंड वर्क, यानी कि आप जो है इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं हीट और वर्क के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। क्लियर, राइट। तो ये थे आपके हीट और वर्क का नेचर किस तरह का होता है, उनकी यूनिट्स किस तरह की होती है, और कुछ इंपोर्टेंट नोट उनके बारे में कि सिस्टम पर, सिस्टम द्वारा वगैरह काम हुआ है तो किस तरह से। और हाँ, याद रखना कि हीट अगर सिस्टम को दी गई है तो वो पॉजिटिव होगी, और हीट अगर सिस्टम द्वारा रिलीज हुई है तो वो नेगेटिव होगी। क्लियर ये? ओके, तो चलो, ये थी बात वर्क और हीट की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि स्टेटमेंट देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसका जो मैथमेटिकल पूरा डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आप सबने सुना हुआ होगा कि द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can transfer from one form to another। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है, राइट। और इस लॉ को, इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर ऊर्जा का संरक्षण का नियम। हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप ऊर्जा संरक्षण का नियम भी
कह सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ ऑल एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ाए थे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी में कहे विलगित निकाय। तो मैंने जैसा बताया था आपको, आइसोलेटेड सिस्टम में न तो हीट एंटर कर सकती है अंदर और न ही हीट बाहर जा सकती है, या फिर कहे कि न तो एनर्जी एंटर कर सकती है अंदर, न ही एनर्जी बाहर जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो भी एनर्जी उस सिस्टम में है वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी। तो उस सिस्टम की एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सब का सम जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि एक विलगित निकाय की सभी ऊर्जाओं का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या है हमारी सेकंड स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है थर्ड स्टेटमेंट हमारा कि it is impossible to construct a perpetual motion machine, that is a machine which can produce energy without expenditure of energy। ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी परपेचुअल मोशन मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसी कोई भी परपेचुअल मोशन मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है कि वह मशीन बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के कार्य कर सके, बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के कार्य कर सके या फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो अ मशीन विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना एनर्जी व्यय किए या यूज किए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या फिर कार्य कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। क्लियर है इतना? ओके, ये मैंने सारा जो है इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि हिंदी में जो है आपकी बुक में पूरी क्लियर तरीके से ऐसे के ऐसे सब कुछ हिंदी में नोट है। ओके, राइट। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लॉ की जो 3 स्टेटमेंट्स है वो क्या है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इस वीडियो में इतना।